हेलो बच्चों, ब्रिलियंट एकेडमी 10th चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग प्रतिदिन इस चैनल पर आते हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ। आज हम लोग अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं। कल हम आपको बताए थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। जब प्रकाश के परावर्तन बता रहे थे तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको समझाया था। उसके बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया था। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो देखी होगी तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे। तो कल हम लोग देखे थे, गोलीय दर्पण को देख रहे थे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कल हम आपको बताए थे। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण किसी सतह का, किसी खोखले भाग का वह सतह होता है जिसके ऊपर परावर्तक सतह लगा होता है। मतलब कि हम आम भाषा में गोलीय दर्पण को कहते हैं कि गोलीय दर्पण को हम क्या कहते हैं, तो उसमें परावर्तन के बाद उसमें क्या होता है कि दो सतह होता है। इतना आप समझ लीजिए। गोलीय दर्पण होता है ना, हम कल आपको बताए थे कि इस तरह से मान लीजिए कि वो गोल खोखला भाग है, इसको बीच में काट दिए अंदर से अगर पेंट हुआ अगर अंदर से पेंट हुआ तो अंदर से पेंट हुआ तो उत्तल, और बाहर से पेंट हुआ तो अवतल। ठीक है, इसके बारे में यहाँ तक मैंने कल बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू और दिनांक हो गया 12 नवंबर 2025। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, इसको देखिए। आज हम आपको समझा रहे हैं पार्ट 2 में क्या होगा। देखिए, कल हम बता रहे थे दर्पण के बारे में। दर्पण कितने होते हैं? दो होते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में आपको बता रहे थे। गोलीय दर्पण, जब इसको हम बीच से काट दिए तो दो दर्पण हमको प्राप्त हो गया था। इधर जो अगर अंदर से पेंट होता है, मतलब कि कोई दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। देखिए अपने आप से आपको सब कुछ दिख गया है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा रहता है। देखिए इधर, ये इधर से है ना, ये इसका मतलब होता है कि हम अपना चेहरा यहाँ देखेंगे। ये पेंट है, इधर से सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, ये जो है इधर से पेंट है, इधर से कलर किया हुआ है। हम चेहरा कहाँ देखेंगे? इधर देखेंगे। इसका देखिए तो परावर्तक सतह उभरा हुआ है कि नहीं है? अभी देखिए, ये पेंट है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ये जो है प्राप्त हुआ, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, इधर वाला के। अब इधर वाला का क्या कहते हैं? इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसी चीज के बारे में देखेंगे। अब देखिए तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हम एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, दोनों के लिए हम अलग अलग बनाएंगे। यह क्या है? यह जो है इसको हम कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या है यह प्रधान अक्ष हम लोग खींचे। प्रधान अक्ष। और ये जो होता है, होता है पे ध्रुव, P जिसको लिखते हैं। मान लीजिए कि एक दर्पण है जिसका नाम है MM डैश। और देखिए इसमें क्या आता है, यहाँ जो है ना, इसका जो दोनों का तो सेंटर हो गया, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहेंगे, सी से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए वक्रता केंद्र, ये जो बीच वाला भाग है, ठीक है, बीच वाला जो भाग है, इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम वक्रता केंद्र कहते हैं तो दोनों के लिए हो गया, गोलीय दर्पण में आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ से सिर्फ लेते हैं, ठीक है, जब यदि हम यहाँ से सिर्फ लेते हैं तो देखिए हम दोनों दर्पण को थोड़ा अलग अलग करके बनाते हैं। एक दर्पण से काम नहीं होगा, दो दर्पण बनाएंगे, एक अवतल एक उत्तल, दोनों को हम अलग अलग बनाएंगे और अलग अलग आपको समझाएंगे। दोनों की विशेषता के बारे में समझा देंगे। एक बोर्ड आपको लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले पार्ट में इसको बता रहे हैं। देखिए हम इसको बता रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है। पहले नंबर क्या करेंगे कि हम लोग दर्पण बनाएंगे। ठीक है, कैसा दर्पण बनाएंगे? गोलीय दर्पण बनाएंगे। गोलीय दर्पण में क्या होता है कि दो भाग उसको करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण को। देखिए गोलीय दर्पण बनाते हैं इस तरह, थोड़ा बड़ा समझ में आएगा इसको देखिएगा तो। और क्या किए, इसको बीच से हम लोग अलग अलग कर दिए, हो गया अलग। अब देखिए ये होता है जो बाहर से पेंट होता है, और इसको अंदर से पेंट कर देते हैं। अब ये कंफ्यूजन ऐसा नहीं रखना है कि इसको सर बाहर से नहीं कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। मन हो कि आपको इधर, जिसको आप बाहर से कर दिए पेंट वो अवतल कहलाएगा, जो अंदर से पेंट है वह क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। तो अब देखिए हुआ क्या, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या हो गया कि ये वो हो गया दर्पण का दिशा दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। और इसे देखिए इसका भी हो गया। ठीक है, ये दोनों जो हो गया, उत्तल दर्पण का, इधर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और इधर कौन सा दर्पण है?
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यह क्या हुआ? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का द्वारक ये हो गया, अवतल दर्पण का द्वारक ये हो गया। ठीक है, याद रहेगा। यह क्या है? यह क्या है? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? यह जो है, यह अवतल दर्पण का द्वारक है। यह जो है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, इसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण की द्वारक कहेंगे। उसके बाद आगे जब हम लोग देखते हैं तो इसके बीच से, दर्पण के बीच से, दर्पण के बीच से इस तरह से लाइन खींचते हैं। ठीक है। अब कोई भी गोला बनता है तो कोई भी गोला कब बनता है? जब उसका कोई केंद्र होता है। तो इसका जो केंद्र होगा, मान लीजिए कि यहाँ इसको हम केंद्र बनाते हैं, तो इस केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जो एक सेंटर होता है कोई भी दर्पण बनाने के लिए या कोई भी गोला बनाने के लिए, हम लोग गोलीय भाग को लेकर चलते हैं ना, कि कोई भी खोखला भाग है। खोखला मतलब क्या? वह गोलीय खोखला भाग है। आप पाइप देखे होंगे, पाइप में क्या होता है? पाइप में आप देखेगा कि बीच वाला जो भाग होता है इस तरह का होता है, इस तरह से होता है पाइप। ठीक है, इस तरह का होता है। तो ये जो भाग है, इस भाग में क्या है? यह जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग का एक केंद्र होगा। तो जो केंद्र है, तो हम लोग वृत्त में भी पढ़ते हैं गोल, वृत्त में पढ़ते हैं गोला, वृत्त में पढ़ते हैं वृत्त, मैथ में पढ़ते हैं। तो जब मैथ में हम लोग वृत्त और गोला पढ़ते हैं तो उसका भी एक केंद्र होता है। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में भी गोलीय भाग की बात करते हैं तो यहाँ भी होता है केंद्र, लेकिन जब उस बात की दर्पण और लेंस में हम लोग बात करते हैं तो उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? वक्रता केंद्र के बाद यहाँ जब आइएगा तो वक्रता केंद्र के आधे पर यहाँ आइएगा तो आपको मिलेगा क्या? फोकस। क्या दिखा आपको? फोकस दिखा। क्या दिखा? फोकस, जिसको एफ से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, फोकस प्राप्त हुआ। और यह क्या है? यह जो है, यह है प्रधान अक्ष। यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष, इसको दर्शाते हैं पी से। इसका भी प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष किसे दर्शाएंगे? पी से दर्शाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया, यहाँ ही हो गया। ठीक है, जब इसको हम दर्शा दिए, मान लीजिए कि इसका नाम रख देते हैं एम एम डैश। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए डैश। ठीक है, या ए बी, ए बी, ए, जो भी आपको नाम रखना होगा, जैसी आपकी सुविधा उस तरह से आप इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद अब क्या होता है? जब हम इसको देखते हैं तो फोकस हो गया। फोकस के बाद हमको इसमें दिखाना होता है वक्रता त्रिज्या को। क्या दिखाना होता है? वक्रता त्रिज्या को। तो अब बताइए कि कोई भी गोल होता है और कोई भी गोल में यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, ये तो व्यास हो गया। जब हम इसका ये हो गया केंद्र, और केंद्र के आधा वाला भाग लेंगे, मतलब सिर्फ इतना लेंगे अगर, तो खाली ई वाला जो दूरिया है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहते हैं कि नहीं कहते? ये दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो फोकस के आधी होती है त्रिज्या। फोकस के आधा त्रिज्या होगा। तो यहाँ फोकस है, यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस बराबर एफ बराबर आर बाई 2, मतलब कि फोकस जो है वह त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ आर नहीं होगा। फोकस जो है उस त्रिज्या की आधी होती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ के जो बीच है, जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे त्रिज्या। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे त्रिज्या। और त्रिज्या, अब देखिए हम क्या बता रहे थे, ए बराबर आर बाई 2 होता है। तो ए बराबर आर बाई 2 होता है, तो हम आर सबसे पहले किसको कहेंगे? आर आपको दिख रहा है कहीं पे? आर देखिए किसको कहेंगे? तो हम इसको यहाँ पे ई हो गया पी, ये जो प्रधान अक्ष है तो इसको हम पी रखेंगे। अब ये हो गया, तो इसका क्या होगा? केंद्र, तो सी। तो मैंने पी और सी के बीच की दूरी, पी और सी, देखिए कोई आपसे पूछ दिया कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? आपको बता देना है कि प्रधान अक्ष, सॉरी ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पीसी बराबर आर, क्योंकि पी ये हो गया पी, इसको यहाँ डिनोट करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, तो पी और ये हो गया सी। तो पी और सी के बीच का जो दूरी है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे त्रिज्या। अब होता क्या है, जो त्रिज्या है, अब इसमें एगो फोकस की बात कर रहे थे, फोकस किसको कहते हैं? तो देखिए फोकस की परिभाषा आपको हम बता दे रहे हैं। फोकस दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तित किरण पड़ती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोकस कहते हैं। और उसको दर्शाया जाता है कैपिटल एफ से। ठीक है, अगर आपको कोई पूछेगा कि इसमें फोकस क्या है तो हम बताएंगे कि एफ और सी फोकस हो गया। एफ, पी और एफ के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो एफ बराबर हो गया पी एफ। एक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। यह क्या होता है? तो फोकस और ध्रुव ब्रैकेट में पी के बीच के दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यह हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसके बारे में और बताते हैं, याद रखेंगे। फोकस कितना होता है? तो फोकस बराबर होता है, ये जो फोकस होता है किसी चीज का, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। कोई भी दर्पण में, दोनों दर्पण में, अवतल और उत्तल दोनों में लागू होगा। एफ बराबर क्या होगा? r/2 होगा। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम आपको बताएं कि एफ बराबर होता है r/2। मतलब हम इस वाक्य में इसको लिख सकते हैं कि जो फोकस होता है, फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस कितना होता है? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। या कभी कभी इसको सेंस में ऐसे भी दे देगा कि r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f भी दे सकता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल सवाल इसमें पूछ देता है, जैसे कि मान लीजिए कि पूछ दिया कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। कैसे बनेगा ये? तो ई वाला जो फॉर्मूला है, चाहे तो आप ई ले लीजिए तो ई ले लीजिए, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अभी हम क्या बताए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? इसका फोकस दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, कोई भी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उन लोग दोनों के बीच संबंध क्या है। तो हम अभी बताया आपको संबंध क्या होता है। संबंध होता है r बराबर 2f या f बराबर r/2। देखिए दोनों एक ही चीज है। आप समीकरण पढ़े होंगे बच्चा वाला क्लास में 7वां 8वां में, तो वहाँ आपको इस तरह से पढ़ाया गया होगा। अब जैसे r हमको पता है, वक्रता त्रिज्या मैंने भी आपको बताया, वक्रता त्रिज्या मतलब होता है r। तो r का वैल्यू कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर और 2f दिया है। तो क्या करेंगे कि जब भाग इधर गुना में, इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो इसे ही खत्म। मतलब कि f बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा कितना? 30 सेंटीमीटर। सेम टू सेम वही हाल यहाँ है। एफ हमको निकालना है, दिया है वक्रता त्रिज्या 60 बटा में 2, तो फोकस बराबर क्या प्राप्त हुआ? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न आप लोग इस तरह के प्रश्न को देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, गोलीय दर्पण की फोकस, किसी गोलीय दर्पण की फोकस 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, ये है, यह आपका एच डब्ल्यू रहेगा। इस एच डब्ल्यू को आप लोग बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम इसका सोल्यूशन कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम देखते हैं। अब देखिए, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक मिनट में अभी थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब देखिए, अब हम देखते हैं, बात करते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, हेडिंग बनाएंगे, गोलीय दर्पण
के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। अभी हम बताएं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो इस तरह से गोल करके और इसको बीच से हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, जब बीच से काटेंगे और काट करके एक सतह को ऊपर से पेंट करेंगे बाहर से, और एक सतह को भीतर से पेंट करेंगे। बाहर से जो पेंट होता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। जो भीतर से पेंट होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो याद रखें गोलीय दर्पण क्या प्रकार के, पहला उत्तल और दूसरा अवतल, दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। अब कैसे पहचान होता है, तो देखिए इसका हम विशेषता डायरेक्ट आपको बताते हैं। विशेषता क्या होगा और इसके साथ साथ इसका अंतर भी आपको पता चल जाएगा। विशेषता देखिए, उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो लिखेंगे विशेषता नंबर 1 में कि इसकी परावर्तक सतह, इसकी परावर्तक सतह घसी होती है। इसकी परावर्तक सतह घसी होती है। इधर देखेंगे इसकी विशेषता, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, इधर इधर बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की विशेषता की बात करते हैं। अवतल दर्पण की विशेषता में यहाँ लिखेंगे इसकी परावर्तक सतह, इसकी परावर्तक सतह उभरी रहती है। मतलब ये हो गया दर्पण दो, एक कौन हो गया उत्तल, दूसरा कौन हो गया अवतल। उत्तल दर्पण की विशेषता इसकी परावर्तक सतह धंसी होती है, और अवतल दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक सतह ऊपरी होती है। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उल्टा लिखा गया। देखिए तो परावर्तक सतह इन है, और परावर्तक सतह जब ई है तो इधर से पेंट है तो आदमी का मुंह इधर से लुकेगा, तो इसकी परावर्तक सतह उभरी और इसकी होती है घासी होती है। दूसरा, उत्तल दर्पण के प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण जो है ये क्या करता है कि कोई भी बड़ा क्षेत्र को छोटा क्षेत्र में ला देता है इसको। तो उत्तल दर्पण में लिखेंगे हम, उत्तल दर्पण की उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उससे पहले आप लोग अवतल दर्पण देख लीजिए। अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में, ठीक है। उत्तल के करेंगे स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, यही एक अंतर हो गया। ठीक है, हजामती दर्पण और स्ट्रीट लाइट वाला भी एक अंतर होता है। उसके बाद आगे देखा जाए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण काहे कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है कि पूरी की पूरी प्रकाश जिसके पास आता है उसको एक जगह समायोजित कर लेता है। मैंने देख लीजिए होता क्या है, मान लीजिए कि अभिसारी क्यों कहते हैं, यह हो गया एक दर्पण। इस दर्पण को बाहर से पेंट कर दिए, बाहर से पेंट करने के बाद आपको ये बताएं कि यहाँ से एक होता है मुख्य अक्ष। जब इसको प्रकाश की किरणें पड़ेगी, पड़ने के बाद यहाँ फिर पड़ा तो फिर आकर के यहाँ, फिर पड़ा फिर आकर के यहाँ, मतलब सब आकर के एक जगह क्या होता है कि जमा हो जाता है। इधर से भी दिए, इधर से भी दिए, तो इस तरह से पार हो रहा है, इधर से इस तरह से पार होता है, एक जगह जाकर के जमा हो जा रहा है। तो जब एक जगह जमा हो जाता है तो इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह से अभिसरित करता है, सबको एक जगह जमा करता है। लेकिन यह क्या करता है, यह इसको जाने के बाद उसको चारों दिशा में फैला देता है। यही तो कारण है कि जब फैला देता है इसीलिए इसका स्ट्रीट लाइट में प्रयोग करते हैं। इससे पूरा फैल जाएगा, तो ज्यादा फैलेगा तो ज्यादा काम आएगा। इसके बाद देखिए इसकी फोकस दूरी, तो देखिए इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी धनात्मक होता है, फोकस दूरी धनात्मक। लेकिन इसका फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला अंतर की बात करते हैं तो इसमें याद रखेंगे पांचवा अंतर क्या होता है, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब सदैव, अब बात हो रहा है उत्तल के, तो उत्तल दर्पण आप लोग आईना देखे हैं, गाड़ी देखे हैं, गाड़ी देखे इसका इस्तेमाल कहाँ है वो दिखा देते हैं आपको। मोटरसाइकिल या कोई भी कार के फर्स्ट मिरर में, कार के फर्स्ट मिरर में, हाँ देखिए क्या होता है कि आप देखें कभी एम्बुलेंस लिखा हुआ देखें, एम्बुलेंस इस तरह से लिखा होता है AMBULANCE, इस तरह से क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस,
जब सामने से आप देखेगा तो इस तरह से लिखा होता है। कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण होता है कि जब ये दर्पण में जाएगा तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और हम लोग के जो मोटरसाइकिल होता है, जो कार होता है, जो हम लोग आईना लगाते हैं उसमें, वह कैसा होता है, तो वह भी उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में इसको देखने पर सीधा उसमें दिखाई देगा, तो जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको दिखेगा एम्बुलेंस सीधा सीधा, तो सीधा दिखेगा तो वह उसको रास्ता देगा। तो मतलब कि इसका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है, सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है। अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की विशेषता कैसी होती है, इसका प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। इसके बाद देखा जाए आवर्धन की बात करते हैं, तो इसका आवर्धन आवर्धन धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव, और इसका प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यह हो गया। इसके बाद इतना अंतर हम लोग देख लिए इसके, फिर से एक बार समझ लीजिए। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कितना प्रकार के गोलीय दर्पण, दो प्रकार के, उत्तल उत्तल और अवतल। उत्तल के परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल की परावर्तक सतह ऊपरी होती है और अवतल की परावर्तक सतह धंसी रहती है। उत्तल का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट, कार के पक्ष मिरर में किया जाता है। इसका हजामती दर्पण में किया जाता है। फोकस दूरी उत्तल की धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक। इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी सभी प्रकार की विशेषताएं हम आप लोगों के सामने अभी रखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आगे हम देखते हैं इसके आगे के टॉपिक हम देखेंगे। आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन, आवर्धन इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन माने क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना, उसको बड़ा करना। तो आवर्धन की परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछता है कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो वहां आपको बताना होगा कि वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, किसको कहते हैं आवर्धन, तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसमें होगा क्या कि आवर्धन जो है, याद रखेंगे, आवर्धन आवर्धन मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होता है। मतलब इसका आवर्धन को मापने के लिए कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कैसा होता है, मात्रक विहीन होता है। और आवर्धन की फॉर्मूला क्या होती है, तो अभी हम क्या बताएं, आवर्धन के फॉर्मूला मतलब कि एम हमको प्राप्त करना है। तो एम बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि h1/h या प्रतिबिंब की ऊंचाई। हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई से, प्रतिबिंब की ऊंचाई किसको से लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं v, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं u। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग कि इसका फॉर्मूला m बराबर v/u होता है। फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर v/u। आवर्धन की परिभाषा याद रखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा पता नहीं आज क्यों थोड़ा गलत हो जा रहा है। यहाँ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए फॉर्मूला से पता चल रहा है, और यहाँ होती है वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कैसा होता है, मात्रक विहीन। परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि आवर्धन कैसी राशि है, तो याद रखेंगे आवर्धन जो है वो मात्रक विहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक मापने वाली नहीं होती है। इसे m से दर्शाया जाता है, और m बराबर फॉर्मूला होता है h1/h
या नहीं तो हम कह सकते हैं m बराबर v बाई u कह सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, अगर आप कोई किसी चीज का कोई भी वस्तु का आवर्धन निकालते हैं, ठीक है, तो आवर्धन का कंडीशन देखिए क्या होता है। अगर आवर्धन आपको प्लस में प्राप्त हुआ, ठीक है, अगर आवर्धन आपको प्लस में प्राप्त होता है, मतलब इसे पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आवर्धन प्लस तो प्रतिबिंब सीधा, आवर्धन अगर प्लस में आए तो प्रतिबिंब सीधा, और अगर आवर्धन माइनस में प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। पुनः एक बार देख लेंगे आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखिए अनुपात इसको लिख सकते हैं, नहीं बटा गए हैं हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि a बाई बी, हम इसको a अनुपात b भी लिख सकते हैं। तो सेम वही कंडीशन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको m से सूचित किया जाता है और यह कैसी राशि है, मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, अब देखिए अब इसको h1 बाई h न लिख करके हम लिख सकते हैं v बाई u। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को v और वस्तु की ऊंचाई को u कहते हैं, उस तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं। अगर हम किसी चीज का आवर्धन निकालते हैं, अगर आवर्धन हमको प्लस में प्राप्त होता है, आवर्धन प्लस में प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। आवर्धन प्लस मतलब प्रतिबिंब सीधा, आवर्धन माइनस मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए ले लिए हमने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्या करेंगे कि गोलीय दर्पण पर आरेख उसका बनाएंगे, किरणों की गोलीय दर्पण जब किरण पड़ेगा तो उसका आरेख हम लोग समझेंगे कि उसका कहां से किस तरह से परावर्तन होगा उसका। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख खींचे। इस तरह से प्रश्न आता है, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख खींचे। क्या खींचना है, किरण आरेख खींचना है, मतलब कि हम उसको ग्राफ के माध्यम से उसको हमको दिखाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, अब देखिए इसका केस होता है, अलग अलग केस हम इसके देखते हैं। मान लीजिए केस 1 में हम लेते हैं, केस 1 में क्या लेते हैं, केस 1 में लेते हैं यदि यदि प्रकाश का किरण, यदि प्रकाश का किरण गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर हो, तब देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि इस तरह से चित्र है, इसमें ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके ऊपर जब हम सीधा इसी तरह जब प्रकाश इस पर जाएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, इस दिशा में आएगा। ठीक है, अगर गोलीय दर्पण है, इसका नाम दे देते हैं mm डैश। ठीक है, क्या हुआ, ये P हो गया, यहाँ हो गया, इसको मान लेते हैं सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, जब इसके ऊपर जब पड़ा तो पढ़ने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से जब जा रहा था तो प्रकाश इस तरह से जब गया और दर्पण से टकराया तो दर्पण से टकराने के बाद इस दिशा में आ गया। ठीक है, तो जब इस दिशा में आया मतलब कि एक कंडीशन ये हो गया। केस 2 क्या होता है, केस 2 होता है यदि यदि प्रकाश का किरण, देखिए इसमें फोकस वगैरह भी देख लीजिएगा, फोकस हो गया। ठीक है, यदि प्रकाश का किरण गोलीय दर्पण, यदि प्रकाश का किरण गोलीय दर्पण के फोकस से होकर, फोकस से होकर गुजरता है तो क्या होगा, गोलीय दर्पण है, ये हो गया फोकस, मतलब यहाँ फोकस था और यहाँ सेंटर था। अगर हम प्रकाश को इस तरह से अगर इसको यहाँ पढ़ाते हैं, ये तो लाइट गया तो सेम इसी प्रकार से वापस भी लौट जाएगा। मतलब जिस दिशा से फोकस, जब फोकस से गोलीय दर्पण को प्रकाश की किरण पड़ेगी तो जैसे वो आया उसी दिशा में वापस पुनः लौट करके चल जाएगा। और केस 3 क्या होता है, केस 3 होता है कि यदि प्रकाश का किरण, यदि प्रकाश का किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि P पर पड़े तो P पर पड़ेगा तब क्या होगा, इस तरह से मान लीजिए, बना लीजिए, यहाँ ये हो गया P, P पर पड़ेगा मतलब इस तरह से यहाँ पड़ेगा तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। मतलब कि ये हो गया 3 गो कंडीशन।
ठीक है, 3 कंडीशन हम लोग लिए। क्या होता है, यदि प्रकाश का किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर से गुजरेगा तो ये टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। देखिए यहाँ फोकस होता है, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर फोकस से पार होगा तो फोकस से पार होने पर जिस दिशा से आया है उसी दिशा में पुनः लौट जाएगा, ठीक है। और अगर जाकर के मुख्य अक्ष से पार करेगा तो मुख्य अक्ष से पार करने पर क्या होगा कि अपने विपरीत दिशा में परावर्तन के बाद लौट जाएगा। यह होता है गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख हम लोग देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। अब देखिए हम बात करेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है उसको कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा, पूर्णतः समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो 100 बात की एक बात इसको आप याद रखें, कोई झंझट कोई झोलझाल नहीं करना है। क्या होता है, उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में वस्तु को हम कहीं भी रखिए। उत्तल दर्पण कैसा होता है, अंदर से पेंट की बाहर से पेंट। उत्तल दर्पण रहेगा तो किधर से पेंट करेंगे, अंदर से पेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें वस्तु को कहीं भी रख देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वह हमेशा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, सीधा एवं छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा एवं छोटा बनेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए देखिए हम आपको एकदम शॉर्ट में भी एक बार हम बताए थे, और अवतल दर्पण के लिए एक और हम यहाँ फिर से बता रहे हैं अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। एकदम बहुत बता देंगे कि आपको जीवन भर याद रहे, दूसरों को आप भी पढ़ा दीजिएगा। क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींच लिए, अवतल दर्पण किधर से पेंट करें, बाहर से पेंट होता है अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ होता है अनंत, ये हो गया P, यहाँ हो गया सेंटर, यहाँ हो गया फोकस, ठीक है, इतना चीज हम ले लिए। अब देखिए क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु, एक वस्तु यहाँ लेते हैं, देखिए सब समान आकार की वस्तु लेंगे, ले लिए एक वस्तु हम लोग लिए अनंत पर, एक लिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, एक लिए वक्रता केंद्र पर, अगला लेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, एक लेंगे फोकस पर और एक लेंगे ध्रुव और फोकस के बीच। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 वस्तुएं हमने ली। इसका नामकरण कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 वस्तु लिए। अब जब इसका प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करेंगे तो प्रतिबिंब देखिए कैसे प्राप्त होगा, यह जो एक है उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ प्राप्त होगा, एक वाला का प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होगा। अब देखिए तो वस्तु इतना बड़ा था, यहाँ छोटा बना कि बड़ा बना, छोटा बना, सीधा बना कि उल्टा, तो यहाँ देखिए सीधा हुआ। अब बताइए कि आखिर हमारा मूड़ी ऊपर गोड़ नीचे है, कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि खाली पैर आपको दिखाई देगा, मुड़ी दिखाई नहीं देगा, हम उल्टा ना हो गए। देखिए इसका मुंडी ऊपर था और यहाँ हो गया नीचे, मतलब कि कैसा बना, इसमें देखा जाए, देखिए एक चार्ट बना दे रहे हैं, चार्ट में क्या है, अनंत पर, वस्तु अनंत पर रहेगा तब, अगर वस्तु अनंत पर है, चिन्ह से दर्शाते हैं, फिर नहीं इसमें आ पाएगा, चिन्ह से दर्शाते हैं, तो वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर छोटा एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा ये है, तो यहाँ से आगे बढ़ जाना, इसको छोड़ के आगे बढ़ते जाना है, दूसरा को भी यहाँ लाते हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ ले आते हैं। दूसरा में क्या होगा कि थोड़ा सा इससे तो छोटा ही रहेगा लेकिन इससे थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। और यहाँ बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और छोटा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कोई वस्तु अगर केंद्र पर है तो केंद्र पर है तो केंद्र पर की वस्तु देखिए जितना बड़ा ई है उतना ही बड़ा देखने में भी लग रहा है। अगर कोई वस्तु केंद्र पर है तो केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा, और कैसा बनेगा, समान आकार के, समान आकार और उल्टा बनेगा। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर यह है,
4 नंबर में क्या होगा कि वस्तु जितना बड़ा था, देखिए हम गिनती लिख देते हैं 1 2 3 4। 4 नंबर जो है, अगर कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। 5 जो है वो क्या आ जाएगा? अनंत पर। मतलब कि अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। और छठा छठा क्या होता है कि छठा मतलब कोई अगर वस्तु फोकस और वक्र ध्रुव के बीच में है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हो गया छठा नंबर। ये देखिए तो ये पूरा चार्ट को देख के आपको क्या लगता है? इसमें आपको बताएं कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा एवं छोटा वस्तु बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखिए, आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। तो इसमें देखा जाता है हम लोग, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं रख दीजिए, कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? काल्पनिक होगा, सीधा होगा एवं छोटा होगा। लेकिन अवतल में जब बात करते हैं तो अवतल में देखिए, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये वस्तु है, ऊपर वाला वस्तु है। और जो नीचे आपको दिख रहा है ये हो गया प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ध्रुव हो गया। अब यहाँ हम दिखा रहे थे आपको, ये होता है प्रतिबिंब की स्थिति के, यहाँ चार्ट में दिखाएंगे आपको प्रतिबिंब की स्थिति। अब देख लीजिए, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे देखिए, अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब लगाइए, 2 नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, 2 3 अंतर पता नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब ये भी देखिए, वस्तु से छोटा, उल्टा। ठीक है, और कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। आगे देखिए, इधर यहाँ इधर आइएगा तो यहाँ आपको क्या दिखेगा कि यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब किसमें? अवतल दर्पण में। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब समान आकार के, उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समान आकार के, साइज में समान रहेगा, बस उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही रहेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और अगला है फोकस पर कोई वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा और कहाँ बनेगा? वो बनेगा अनंत पर। अब यह देखिए 6 नंबर जो आकृति आपको दिख रही है, इस वस्तु को जब यहाँ रखें, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। मतलब कि हम अगर एक निष्कर्ष की बात देखा जाए कि क्या निष्कर्ष निकला इसमें हमको, तो हमको निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि वस्तु प्रतिबिंब उल्टा, सीधा, छोटा एवं बड़ा भी प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु उल्टा, सीधा, छोटा एवं बड़ा भी प्राप्त होता है किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण रहेगा तो काल्पनिक, सीधा एवं छोटा। अब देखिए, सब काल्पनिक है कि आभासी दिख रहा है? काल्पनिक दिख रहा है कि वास्तविक दिख रहा है? अगर वास्तविक काल्पनिक होता तो काल्पनिक का हम आपको बताया था कि टूटी हुई लाइन से दर्शाते हैं, या टूटी हुई लाइन से को दर्शा है? नहीं दर्शा है। मतलब कि सभी के सभी जो इसमें बन रहा है, कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए, बात करते हैं अब दर्पण सूत्र की। हम लोग टॉपिक के इस चैप्टर के अंतिम पायदान पर आ गए। अब होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? देखिए, दर्पण सूत्र आप लोग को याद होगा, मिरर फार्मूला। दर्पण सूत्र अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला अवतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। देखिए, दर्पण कोई भी रहे, अवतल रहे अथवा उत्तल रहे, दोनों में दर्पण सूत्र एक समान होता है।
और वो क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां जहां f बराबर फोकस दूरी, f बराबर क्या होता है फोकस दूरी, v बराबर क्या होता है v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और u बराबर होता है वस्तु दूरी। वही स्थिति यहाँ है जहां f बराबर फोकस दूरी, फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी और u बराबर वस्तु दूरी होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ ये नहीं होता है, दिक्कत यहाँ बच्चों को इसका पता चल जाता है कि 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र तुम लोग याद होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाने की बात होती है तो यहाँ आंकिक प्रश्न बनाने में उसे गलती होता है। और वहाँ गलती क्या होता है कि उन लोग क्या करते हैं कि देखिए अवतल दर्पण को लिए हैं, तो अवतल दर्पण में क्या लेना है कि अवतल दर्पण हमेशा हम लोग लेंगे f को लेंगे माइनस में, अवतल दर्पण में f को हमेशा किसमें लेंगे माइनस में लेंगे। फिर उसके बाद आगे देखा जाए v और u, अब इसमें देखिए इसमें भी f होता है v होता है और u होता है। अवतल दर्पण में हम लोग f बराबर माइनस में लिए, उसी की तरह से u भी हम लोग लेंगे माइनस में और v को लेंगे किसमें प्लस में। अवतल दर्पण रहेगा तो f माइनस में v प्लस में और u माइनस में लेंगे। u देखिए यहाँ देखिए v जो है इसको प्लस में भी लेना होता है और माइनस में भी लेना होता है। कारण क्या है, अब देखिए अवतल दर्पण में आपको बताएं कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बन रहा है अवतल में, तो इसलिए अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो काल्पनिक के लिए लेंगे माइनस, और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए बात अगर करते हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में f को हमेशा लेंगे प्लस में, v को हमेशा लेंगे प्लस में और u को हमेशा लेंगे माइनस में। कारण क्या है, कारण क्या है कि यहाँ केवल v को क्यों लेते हैं इसमें, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो केवल काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक बनता है। ये तो हो गया। अब एक प्रश्न इसमें आता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे एक प्रश्न देते हैं, एक प्रश्न देकर के हम आपसे आ रहे हैं। प्रश्न जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक प्रश्न है, क्वेश्चन पूछ दिया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान का पता लगाएं, वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान का पता लगाएं। इस क्वेश्चन अगर दे दिया, इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम देखें इसको हम सोल्व करते हैं। उत्तल दर्पण को वैसे ही छोड़ देते हैं, कारण कि हमको क्वेश्चन जो है ये हमको उत्तल दर्पण का ही मिला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कितना की वस्तु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका स्थान के पता लगाना। मैंने पूछ रहा है कि कहाँ वस्तु था, प्रतिबिंब के स्थान, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, इस चीज को देखना है। तो देखिए तो क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर, तो अभी देखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या, एक बराबर एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा। अब देखिए तो 1/f फोकस दूरी दे दिया है, कितना दिया है। सबसे पहले देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते तो लिखना होता है कि दिया है, क्या क्या दिया है, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है और दिया है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, मतलब u बराबर भी दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए इसको, इसका मान यहाँ रखते हैं, कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब इसको हमको निकालना है।
तो अब देखिए, तो इतना चीज हमको प्राप्त है, हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/f कह रहा है ना, तो 1/f माने 1/15 बराबर 1/v प्लस u हमको दिया है। अब देखिए, तो u दिया है, तो हम यहाँ आपको बताए हैं कि u जो है उत्तल दर्पण में किसमें लेते हैं, u जो है उत्तल दर्पण में किसमें लेते हैं, माइनस में, तो यहाँ लेंगे 1/-20, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो e जो है 1/15, अभी जब माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/20 बराबर 1/v, दोनों के एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 15 और 20 के एलसीएम लेंगे तो 60, 15 चौके 60 प्लस 20 दिए 60, 1/v कितना प्राप्त हुआ, 7/60 1/v, यही चीज हमको प्राप्त हो रहा है। और जब यह चीज हमको प्राप्त हो रहा है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जब हमको भी निकालने के लिए स्थिति में आ जाएगा, तो भी निकालने की स्थिति में क्या करेंगे, इससे इसमें गुना इसी इसमें गुना करेंगे, तो भी बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 60/7, तो भी बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 7×8 = 56 पॉइंट, फिर हो जाएगा 4 तिया 17 21 7 5 35, इतना सेंटीमीटर ये प्राप्त हुआ, हमको भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको मेन चिन्ह परिपाटी में इसका चिन्ह का ध्यान रखना है, किस चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यह चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें पूछता है क्वेश्चन कि दर्पण सूत्र में इसको प्रूव करने के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और एक देता है कि f बराबर r/2, दोनों दर्पण में अवतल में भी और उत्तल में भी, तो दोनों दर्पण में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसको वहां सोल्व करना होता है। ये 6 नंबर, देखिए फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है, वह बिहार बोर्ड फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक के पूछता है। और कभी कभी a बराबर r/2 जो है वो 6 अंक में ही पूछ देता है, और कभी कभी 2 अंक में ही पूछ देता है, इसको छोड़ना नहीं है। आपका होमवर्क है कि दर्पण सूत्र और क्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध, दर्पण सूत्र और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का जो संबंध है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि हम आपको एक स्पेशल वीडियो डालेंगे, उस स्पेशल वीडियो में सिर्फ फार्मूला को प्रूव किया जाएगा, कौन सा फार्मूला किस तरह से बना, कैसे उसको प्रूव किया जाएगा, उसका सत्यापन हम करेंगे, पूरी तरह से उसको दिखा दिया जाएगा। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर जो है चैप्टर 1 प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और हमारे इस चैनल को, हमारे इस परिवार को अभी लगभग 190 से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। इस परिवार को और अधिक बढ़ाइए, और से अधिक लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। बस परीक्षा बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, परीक्षा में बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपका भी भला हो जाएगा, आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। तो लाइक कमेंट शेयर के साथ इसे जितना हो सके उतना बढ़ाइए। किसी चीज की अगर त्रुटि लग रही हो या किसी तरह की कमी इसमें दिख रहा है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। धन्यवाद।